क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है खुद के पैरों पर। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी का एन मिश्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी से प्राप्त सूचना के आधार पर आपके बीएड प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसलिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के इकाई 3 और इकाई 4 के क्लासेस आप सभी को उपलब्ध नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो आज उसी को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है, पेपर 3 है आपका और यूनिट 3 चलेगी, ठीक है। इकाई 3 चलेगी। इकाई 3 में एक वीडियो हमने पहले से बना दिया था कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम विकास के क्या क्या सोपान हैं और पाठ्यक्रम विकास का, ठीक है, क्या अर्थ परिभाषा है, ठीक। ये चीज़ हमने पिछले क्लास से बता दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन उनको प्राप्त यथा समय पे होती रहे। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बीएड प्रशिक्षणार्थियों को इससे जोड़िए हमारे चैनल से, जिससे कि उनको भी हमारे इस जो क्लास चल रही है इसका लाभ उन्हें मिल सके, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पाठ्यक्रम विकास से कौन कौन से सोपान हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले वाली क्लास के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। पिछली क्लास में बताया था कि पाठ्यक्रम विकास के 5 सोपान होते हैं। इसमें पहला हमारा है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, तीसरा है विषय वस्तु का चयन व संगठन, उसके बाद आता है हमारा अधिगम अनुभव का चयन, ठीक है, और 5वां है सबसे आखिरी मूल्यांकन। तो ये 500 चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहली चीज़ देख लीजिए यहीं पे कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम को विकसित करने के जो स्टेप हैं उनमें सबसे पहला स्टेप है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे होगा, तो ये 2 चीज़ों से होगा। कैसे, देखिए, अगर वो पहली चीज़ है शैक्षिक आवश्यकता के निर्धारण में, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है उसमें वह यह है कि हम सर्वेक्षण कर लें। क्या करें, सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वेक्षण करें हम, या तो हम क्या करें, अवलोकन करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मानकों का उपयोग करें हम, मानक या रिपोर्ट, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, इनको हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप परीक्षा में हेडिंग बना के लिखेंगे, पूछेगा कि पाठ्यक्रम विकास के कौन कौन सोपान है वर्णन कीजिए। तो उसमें सबसे पहली बात है कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण हम पाठ्यक्रम विकास के सोपान में 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम बच्चों के पास जा करके उनके वातावरण, ठीक है, उनके समाज का हम सर्वेक्षण करें कि वे किन वातावरण से, किस प्रकार के वातावरण से आते हैं, संबंध रखते हैं, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करें। जैसे अगर कोई बच्चा, हम सर्वेक्षण करेंगे कि हाँ, यहाँ का जो एरिया है या जो माहौल है इस जिले का, इस प्रदेश का, यह क्या है, जंगली है, तो हम पाठ्यक्रम क्या करेंगे, जंगली जानवरों से संबंधित, पहाड़ से संबंधित, ये सभी जानकारियाँ उसमें हम कुछ रखेंगे। या अगर वे बहुत ही गंदी बस्तियों से हैं, ठीक है, बहुत ही प्रदूषण युक्त वातावरण से संबंध रखते हैं, हमें सर्वेक्षण करने पर यह पता चलता है, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में हम ऐसी चीज़ों का समावेश करेंगे जो कि प्रदूषण संबंधित हों। तो या तो सर्वेक्षण करें या तो रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब ये है जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की रिपोर्ट है, या फिर जो भी यथा समय पे रिपोर्ट प्रस्तुत होती हैं उनका अवलोकन करके हम क्या करें, पाठ्यक्रम विकास के लिए कार्य करें, ठीक है। तो यही है सबसे पहला स्टेप है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, यानी कैसे पता हो कि उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या है। तो या तो हम सर्वेक्षण करके पता कर सकते हैं, या तो हम रिपोर्ट का अवलोकन करके पता कर सकते हैं, जो सरकारी रिपोर्ट आती हैं,
ठीक है। अब यह बात हुई कि आवश्यकताओं का निर्धारित हो गया कि भाई इनकी आवश्यकताएं यह हैं, ये निर्धारित हो गया। अगला क्या है कि उद्देश्यों का निर्धारण। और उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना है, यह भी हमें क्या करना होता है, निश्चित करना होता है। तो देखिए जो पाठ्यक्रम विकास के सोपान में उद्देश्यों का निर्धारण करना है, तो उन उद्देश्यों के निर्धारण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे कि रुचि उत्कर्ष। देखिए जैसे रुचि हुआ, ठीक है, उत्कर्ष हुआ। रुचि, उत्कर्ष, स्पष्ट अभिव्यक्ति और पुनरीक्षण। स्पष्ट अभिव्यक्ति और पुनरीक्षण। देखिए पुनरीक्षण जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें होता है, क्योंकि पुनरीक्षण के द्वारा ही बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको सुधारा जाता है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि उद्देश्यों के निर्धारण में ये जो बिंदु है इनको ध्यान में रख करके ही हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए रुचि, बालक की रुचि के अनुसार ही क्या किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उत्कर्ष, मतलब ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए जो बालक को प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति करें, ठीक है, जिससे बालकों का हो हमेशा विकास हो। आगे देखिए स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के विकास में कि बालक उनकी चीज़ों पाठ क्या कह रहा है उसको क्या है आसानी से समझ सके, दोहरे भाषा वाले उसे शब्द न हो। और पुनरीक्षण, पुनरीक्षण का मतलब है कि जो चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है उनका फिर से क्या करना, निरीक्षण करना। तो यह तो उद्देश्यों के निर्धारण की बात होगी। जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक करिकुलर डिजाइन होता है तो उसमें क्या करना होता है, आपको 500 पानों से गुजरना होता है। 500 पानों में पहला है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, जिसमें सर्वेक्षण या रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण करते हैं। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, और इसके बाद विषय वस्तु का हम चयन करते हैं। जो टॉपिक होता है, ठीक है, जो विषय वस्तु है उसका हम चयन करते हैं और उसका गठन करते हैं। तो चयन और गठन कैसे करते हैं? देखिए जब हम चयन करते हैं तो उस समय भी हमें कुछ बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो बिंदु क्या क्या है, नोट कर लीजिए। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है कि ऐसे विषय वस्तु होनी चाहिए जो बालकों को आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए, ठीक है। ऐसी नहीं कि पढ़ लिए कोई काम ही की नहीं है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, पाठ्यक्रम अगर रहता कि महामारी में जो प्राथमिक चिकित्सा है वह कैसे की जाए, या फिर सभी के पाठ्यक्रम में यह समाहित रहता कि कैसे किसी रोगी की देखभाल की जानी चाहिए, या फिर संक्रमण से बचाव के क्या क्या उपाय हैं, अगर ये पाठ्यक्रम समाहित रहता तो आज कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में यह क्या करता, यह काम देता। या अगर सभी को कैसे मतलब इंजेक्शन लगाना है, बाय द वे मान लीजिए कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे ड्रिल लगाना है, ठीक है, अगर यह सब अगर पता होता तो बच्चे क्या करते, यह आत्मनिर्भर रहते, उनको डॉक्टरों के पास नहीं जाना होता। वे क्या करते, जो किसी को बुखार आ रहा है तो अस्पताल में न जाकर उसकी दवा और इंजेक्शन लेकर के खुद से लगा सकते थे, आत्मनिर्भर बन सकते थे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी विषय वस्तु का चयन करना पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय, विकास करते समय, कि जो कि क्या हो, बालकों को आत्मनिर्भर बनाए। उसके बाद वह क्या हो, वह चीज़ क्या हो, महत्व की हो, ठीक है, बेफजूल की बातें उसमें न हो, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं डालना है। महत्व, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको जानना है, जिनका इंपॉर्टेंस हो। उसके बाद आगे है वैधता। देखिए वैधता का मतलब यह है कि जो पाठ्यक्रम जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है उस चीज़ का बालक में विकास हो सके। अगर वह पाठ्यक्रम बालकों को प्रदूषण से जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रदूषण के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है, तो बालकों को उसका स्पष्ट ज्ञान हो सके कि हाँ इससे क्या है, इससे यह चीज़ें हो सकती हैं, उसी कहते हैं वैधता। यानी जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया है वह उसको क्या कर सके, अपने वो लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। आगे है उपयोगिता। देखिए जब तक कोई चीज़ उपयोगी नहीं होगी तब तक वह क्या होती है, बेफिजूल होती है। इसीलिए उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है जब पाठ्यक्रम
बनाते समय, हम निर्माण करते समय या उसमें संशोधन करते समय या उसका डेवलपमेंट करते समय हम विषय वस्तु का चयन करते हैं, उसमें आत्मनिर्भरता, महत्व, वैधता और उसकी उपयोगिता, ठीक है, और उपयोगिता के साथ साथ एकदम अंतिम चीज़ है क्या, अधिगम योग्यता। हम अधिगम योग्यता का भी ख्याल रखते हैं। अगर अधिगम योग्यता से क्या मतलब है, अधिगम योग्य से मतलब ये है, या योग्यता कह लीजिए, कि वह चीज़ें बालक को समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा 5 की क्लास है और उसमें हम कक्षा 5 में बहुत सारे जटिल चीज़ों का समावेश कर दिए जो बालक समझ भी ना पाए कि ये होता क्या है, ठीक है। कक्षा 5 की क्लास में हम डाल देंगे कि N2O सल्फर डाइऑक्साइड ये के मिश्रण से ये होता है, चट्टानों का क्षरण होता है, ये ओजोन गैस है, यहाँ पे है, परत इतनी पाई जाती है, तो क्या उनके दिमाग से परे निकल जाएगा कि ये सब क्या है, कहाँ परत दिखती है, ऊपर से आकाश साफ दिखता है, कोई परत नहीं होती, कोई ओजोन मंडल नहीं है, कोई समताप मंडल नहीं है, गुरु जी झूठे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो अधिगम योग्य नहीं होगा, कहने मतलब ये है। तो पाठ्यक्रम का जब विकास किया जाता है तो अधिगम योग्यता को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जो अधिगम योग्य हो, ठीक है। अब बात इसमें करेंगे तो होगी बात चयन की। और संगठन यानी गठन, जब विषय वस्तु का गठन करते हैं तो उसमें भी 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कौन कौन? सबसे पहली बात है क्रमबद्धता का। किसका? क्रमबद्धता का। क्रमबद्धता, देखिए क्रमबद्धता का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ क्रम में लगी हो कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ज्ञात, जैसे आपने शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, यानी जो चीज़ें बालक को पहले पता है पहले उसको डालेंगे, उसके बाद जो चीज़ें नहीं पता है उसको रखेंगे। हम पाठ्यक्रम विकास करते समय, जैसे मैं ही आपको पढ़ाने आया तो अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता, सीधे कहता कि नमस्कार साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा पाठ्यक्रम विकास के क्या क्या सोपान है, जिससे पहला सोपान है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, तो आपको समझने थोड़ी कठिनाई होती। लेकिन हमने तो क्या किया कि आपको जो चीज़ें ज्ञात थी, पिछले क्लास में पढ़ाया था ये चीज़, तो ये चीज़ हमने क्या किया, पहले यहाँ पे लिख दिया। अब लिख करके अब अज्ञात की तरफ, यानी कि जो चीज़ आपको पता नहीं है उस चीज़ को हमने क्या किया, लिखा, तो वह क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सरल से कठिन की तरफ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सरल चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, कठिन चीज़ें बताई जानी चाहिए। तो इनका भी क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। कहाँ पे? आपके विषय वस्तु के गठन में। तो क्रमबद्धता की बात होगी, हमने कहा 3 चीज़ें, पहला क्रमबद्धता और दूसरा क्या है, दूसरा है निरंतरता। निरंतरता, कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि जो भी पाठ्यक्रम में समाहित विषय वस्तु की जाए वह विषय वस्तु क्या हो, कंटिन्यूअस हो, निरंतर गतिशील हो, ठीक है, यानी कि उसका क्या हो, एक दूसरे पाठ से संबंध हो। और सबसे लास्ट में होता है एकीकरण। देखिए एकीकरण का क्या मतलब है, एकीकरण का मतलब यह है कि वे जो भी पाठ्यक्रम विकास में चीज़ें समाहित की जा रही हैं, नए नए मुद्दे, नए नए टॉपिक समाहित किए जा रहे हैं पाठ्यक्रम में, तो उनका एक दूसरे पाठ से या एक दूसरे विषयों से संबंध होना चाहिए। जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को मिलाकर के एक विषय बनाना चाहिए, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप इन चारों का अध्ययन कर लेंगे। या फिर भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान में जो गणित का उपयोग किया जाता है, तो भौतिक विज्ञान की गणित को ऐसा माना जाना चाहिए कि वह आके गणित विषय से क्या हो, संबंध रखती हो, तो वही कहलाता है एकीकरण, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि विषय वस्तु के चयन व गठन में आत्मनिर्भरता, महत्व, वैधता, उपयोगिता, अधिगम योग्यता, और अगर बात करें इसी में गठन की, तो गठन में क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, सहायक होती हैं। आगे देखिए, हम बात करेंगे अधिगम का अनुभव, ठीक है। उसके बाद अधिगम का अनुभव और मूल्यांकन। तो अधिगम का अनुभव और मूल्यांकन की बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अधिगम अनुभव का मतलब क्या होता है। अधिगम अनुभव का मतलब ये है कि आप जो भी पहले से सीखे हुए हैं, यानी पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही क्या है, अधिगम अनुभव है। तो देखिए अधिगम अनुभव के चयन से मतलब यही आपका होगा कि अधिगम अनुभव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आयोजित क्रियाकलापों को प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों,
ठीक है। यानी अधिगम अनुभव जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या बनाता है, सुगम बनाता है। और सुगम बनाने के लिए जो क्रियाकलाप प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, वो पूरा प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अधिगम अनुभवों के लिए ही शिक्षक अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। अब उन शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, परियोजना विधि, अनेक शिक्षण विधियां समाहित होती हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि फिल्म देखना और पर्यटन यानी कि घूमना, तो फिल्म देखना और पर्यटन जो है यह दोनों शिक्षण विधियां ही हैं, ठीक है। और यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनका एक दूसरे के बिना कोई क्या है, संबंध नहीं है। तो कहने का अर्थ यही है साथियों कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा एक दूसरे की पूरक होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब देखिए, तो अधिगम अनुभव का भी चयन करना चाहिए, ठीक है। सबसे लास्ट है मूल्यांकन। अब देखिए, अगर बात करें हम मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको समझ लेनी है कि जितना भी ऊपर ये 4 है, ये जितना भी ऊपर आपके सामने 4 लिखा हुआ है, इन चारों का क्या करना, एक बार से मूल्यांकन करना ही क्या है, आपका पाठ्यक्रम विकास के सोपान है। तो मूल्यांकन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। और इन दोनों प्रकारों में यह सबसे पहले आप ये समझिए कि मूल्यांकन में है क्या चीज़। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों, जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, विधियाँ, छात्रों की जांच के लिए मूल्यांकन पद्धति से है। समझिए, इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का जो अर्थ है वो पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों से है, ठीक है। पाठ्यक्रम की किससे है, विभिन्न घटकों से है। और इसमें क्या होता है कि शैक्षिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तनों की प्रगति का क्या करते हैं, हम उनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए, पाठ्यक्रम मूल्यांकन में उद्देश्य, विषय वस्तु और जो विधियां होती हैं, इनका क्या करते हैं, हम जांच करने के लिए मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और इसके मूल्यांकन से यही चीज़ निश्चित होती है कि पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकता और शैक्षिक उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम के पुनर्निवेशित को संरक्षित करना और उसके प्रयोग से पाठ्यक्रम में सुधार लाना है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने से पाठ्यक्रम और भी प्रभावशाली बन जाता है। कि जैसा कि आपने देखा कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन करने से क्या होता है, पाठ्यक्रम और भी प्रभावशाली बन जाता है। तो इस तरह से हम पाठ्यक्रम विकास के सोपानों को हम संपादित करते हैं। तो आज की क्लास में आपको ये 5 सोपान बताए गए। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो हमने वीडियो बना दिया है और वीडियो के नीचे भी लोग लिखते हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे क्या। अब बताइए, हमने बता दिया 3 बार कि हाँ बीएड प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, फिर भी लोग कमेंट करके पूछते एग्ज़ाम होंगे क्या। तो हंसी आती है, थोड़ा गुस्सा भी आता है कि बार बार बताने पे भी आप लोग कमेंट करते हैं। ऐसा कार्य न करें। और कुछ कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का मेथड क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए हम कल आपके सामने वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो देख करके समझिएगा कैसे कैसे प्रश्न और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। और बिल्कुल मत घबराइए, कैसे प्रश्न आने हैं उन सभी चीज़ों का आपको हम अभ्यास कराएंगे। कॉपी कैसे लिखें, कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, सभी चीज़ों का बारे में आपको बताया जाएगा। हिरन मिश्रा क्लासेस आपके साथ पूरे तन मन धन से है। आप हमारे साथ रहें। और इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ।